चलिए साहब, तो वेव लैंडफॉर्म्स हो गए थे हमारे। आज हमको करना है कार्स्ट लैंडफॉर्म्स। कार्स्ट लैंडफॉर्म्स, बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लगा है भाई ने यार। ये वाइट दिखेगा इसमें, डार्क कर देते हैं। तो amongst all the landforms, karst landforms are the one which are not named after the agent. कार्स्ट लैंडफॉर्म इकलौते लैंडफॉर्म है जो जिसका नाम उसके एजेंट की वजह से नहीं रखा। भाई रनिंग वाटर से फ्लूवियल था, एयर से एओलियन था, ग्लेशियर से ग्लेशियर था, वो तो है। कार्स्ट क्या है? जगह का नाम है। कार्स्ट लोकेशन है, जगह है। कहां पे? यूगोस्लाविया में। तो यूगोस्लाविया में पहली बार ये लैंडफॉर्म्स हमको मिले। जब ये लैंडफॉर्म्स मिले तो ऐसा लगा लोगों को कि ये दीज लैंडफॉर्म्स आर यूनिक ओनली टू दिस रीजन। कार्स्ट जो रीजन है सिर्फ वहीं पे ये लैंडफॉर्म्स मिलेंगे और पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। जब ये अजम्पशन रखा गया कि साहब यहीं मिलेंगे और कहीं और नहीं मिलेंगे, तो उस वजह से लैंडफॉर्म को जो है जगह के नाम पे नाम रख दिया गया। बाद में हमने देखा कि यार ये तो बहुत जगह हमको मिल रहे हैं, हर जगह ही है, ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में, ज्यादातर कंट्रीज में आपको इफ द कंडीशंस आर कंड्यूसिव यू विल गेट कार्स्ट लैंडफॉर्म्स। ठीक, अब कार्स्ट लैंडफॉर्म्स बनते कहाँ हैं, क्या यूनिकनेस है? कार्स्ट लैंडफॉर्म का एजेंट क्या है? एजेंट अंडरग्राउंड वाटर। एजेंट हमने देखा कि साहब ये है अंडरग्राउंड वाटर। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर हर चीज के ऊपर एक्ट नहीं करता है। कार्स्ट लैंडफॉर्म्स आर टिपिकली क्रिएटेड इन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रॉक्स। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रॉक्स में हमारे कार्स्ट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रॉक्स कौन से हैं? वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल, लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म है मार्बल। फिर मैंने आपको बताया था डोलोमाइट। ठीक है, तो ऐसे रॉक में मिलेगा विच आर ससेप्टेबल टू गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, जिस रॉक को पानी घोल सके। ठीक है साहब, तो कार्स्ट लैंडफॉर्म्स आर यूनिक लैंडफॉर्म्स दैट आर क्रिएटेड इन लाइम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहां पे जो एक्शन ऑफ वाटर है वो है सॉल्यूशन, बेसिकली डिसॉल्व हो रहा है, उसकी वजह से वी आर गेटिंग सर्टेन लैंडफॉर्म्स। अब इन ऑर्डर टू गेट कार्स्ट लैंडफॉर्म्स देयर आर सर्टेन आइडियल कंडीशन। ठीक है, सर्टेन आइडियल कंडीशंस हैव टू बी फॉलोड इफ यू वांट टू गेट कार्स्ट लैंडफॉर्म। ये सवाल पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं कि साहब कौन कौन सी कंडीशंस सुटेबल हैं, कौन सी नहीं है, वैसे करके। तो फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज काइंड ऑफ अ चीट कोड। ठीक है, वो है साहब ऑप्टिमम रेनफॉल। ऑप्टिमम रेनफॉल, ऑप्टिमम रेनफॉल का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम? सफिशिएंट, एज पर रिक्वायरमेंट, नमक स्वाद अनुसार, वैसा। तो आप कुछ खाने की रेसिपी देखते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि साहब 1 किलो प्याज, आधा किलो ये, इतना कर्ड, इतना वो, नमक स्वाद अनुसार। वो तो ये नहीं कहते कि भाई 100 ग्राम डाल दो या 5 ग्राम डाल दो, ऐसे करके। ठीक, वैसे यहाँ पे हमने लिखा ऑप्टिमम। अब ये चीट कोड क्यों है? इसलिए क्योंकि ऑप्टिमम में आप ये बता ही नहीं रहे कि कितना। ऑप्टिमम तो कुछ भी हो सकता है। राइस को उगाने के लिए कितनी रेनफॉल चाहिए? आपने कहा सर ऑप्टिमम रेनफॉल। बात सही भी है और गलत भी है। तो इसमें लिखिए ऑप्टिमम रेनफॉल, हेडिंग डाल के लिखिए कि इन ऑर्डर टू गेट कार्स्ट लैंडफॉर्म्स, इन ऑर्डर टू गेट कार्स्ट लैंडफॉर्म्स
we need semi-arid to low rainfall conditions. We need semi-arid to low rainfall conditions. ब्रैकेट में लिख दीजिए 40 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल. 40 to 60 सेंटीमीटर. 40 to 60 सेंटीमीटर कोई बहुत ज्यादा तो हुई नहीं, कम ही है. ठीक. अब हमको क्यों सेमी एरिड कंडीशन चाहिए, ड्राई कंडीशन क्यों चाहिए हमको? ये बनने के लिए नहीं, डिपॉजिट, यह तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना भाई. देखो बहुत ज्यादा क्यों नहीं चाहिए हमको रेनफॉल? इट विल डिसॉल्व एवरीथिंग. अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल है तो अगर कार्स्ट रीजन, अगर लाइमस्टोन रीजन है आपका और बहुत ज्यादा पानी आया तो सभी कुछ घोल लेगा, और सब कुछ घुल जाएगा तो जो डिजायर्ड लैंडफॉर्म हमको चाहिए वो मिलेंगे नहीं, जो कार्विंग हमको चाहिए मिलेगी नहीं. इसलिए बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, लिख लीजिए, मैं बता दूंगा आपको, मतलब लिख लीजिएगा. अगर बहुत कम रेनफॉल हुई तब तो इतना पानी ही नहीं होगा कि कुछ भी घुले, तो जो कार्विंग मुझे चाहिए वो तब भी मुझे नहीं मिलेगी. तो लिख लीजिए कि इफ द रेनफॉल इज वेरी हाई, if the rainfall is very high, it will dissolve the entire rock strata. If the rainfall is very high, it will dissolve the entire rock strata. Whereas if it is too low, whereas if it is too low, then rock carving will not take place. Rock carving will not take place. Hence in both the cases, we will not get the desired landform. In both the cases, we will not get the desired landform. Second point, area and thickness. Area and thickness of rock strata should be high. Rock strata should be high. Area and thickness of rock strata should be high. एरिया एंड थिकनेस ऑफ रॉक स्ट्रेटा मतलब कौन से रॉक की बात कर रहे हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट रॉक, उसी में बनेगा. तो हमने कहा कि यार ये जो रॉक है जहां पे हमको मिल रहा है जिस रीजन में, वहां पे इसका एरिया भी ज्यादा होना चाहिए, और इस रॉक की जो थिकनेस है, जो रॉक बेड बन रहा है, उसकी साहब थिकनेस भी ज्यादा होना चाहिए. उसका रीजन ये है कि लेट्स सपोज कि साहब एक ही जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट रॉक की थिकनेस तो ज्यादा है लेकिन एरिया बहुत ज्यादा नहीं. मैंने कहा कि कुछ है इस प्रकार की कंडीशन है कि भाई एरिया कम, थिकनेस ज्यादा. तो अगर सरफेस पे एरिया कम है और थिकनेस ज्यादा है और यहां पे बारिश हो तो ये पूरा डिसॉल्व बन के सीधा वर्टिकल सा टनल बन जाएगा. जो लैंडफॉर्म बनने हैं, जो कैविटीज बननी है वो बनेंगी, क्योंकि आसपास ट्रेवलिंग होगी नहीं, पानी ट्रेवल नहीं कर पाएगा. सिमिलरली if the opposite thing is there, if area is high, if area is large but the rock strata is very thin, एरिया तो ज्यादा है ओवरऑल लेकिन रॉक स्ट्रेटा जो है वो पतला सा है, तो यहां पे अगर बारिश होगी, पानी आएगा तो भाई वो सुराख करके जो है इसमें नीचे पहुंच जाएगा, डिसॉल्व करके उसमें छेद होगा और वो नीचे चला जाएगा. जो अगेन जो मुझे लैंडफॉर्म चाहिए, जो केव्स चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए, वो नहीं बनेगा. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू गेट द आइडियल लैंडफॉर्म आई नीड टू हैव लार्ज एरिया एंड लार्ज थिकनेस. ये बात समझ में आई?
एक ही जगह पे। देन नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड कंडीशन इज rock strata should be closed to surface, should be close to surface। rock strata should be close to surface। ये जो भी पॉइंट मैं बना रहा हूं, अगर कार्स्ट लैंडफॉर्म पे बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको आइडियल कंडीशंस लिख के, जैसे डायग्राम बना के हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इनिशिएट करना है पॉइंट को। रॉक स्ट्रेटा शुड बी क्लोज टू सरफेस, इस बात का क्या मतलब हुआ? रॉक स्ट्रेटा मतलब लाइमस्टोन की बात मैं कर रहा हूं, रॉक स्ट्रेटा मतलब डिजायर्ड रॉक स्ट्रेटा जो मुझे चाहिए। अब मैंने कहा कि यार किसी जगह पे सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक। मैंने कहा यार लाइमस्टोन तो है, लेकिन लाइमस्टोन का जो रीजन है वो आ रहा है यहां पे, लेट्स से दिस इज द बेल्ट ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार ये थिकनेस भी ज्यादा है और एरिया भी ज्यादा है, बट ये आ रहा है सरफेस के बहुत नीचे। इसके ऊपर मैंने देखा क्या साहब, इसके ऊपर की जो लेयर है वो किसी और टाइप के रॉक की है, सैंडस्टोन की है, और उसके ऊपर मिट्टी है। तो अगर एरिया भी ज्यादा है, थिकनेस भी ज्यादा है, लेकिन ये इतनी डेप्थ में है कि अगर ऊपर बारिश हो रही है तो क्या वो बारिश यहां तक पहुंचेगी? पहुंचेगी नहीं। अगर पहुंच भी गई, मैंने कहा कि यार सैंडस्टोन हो सकता है परमिएबल हो, अगर पहुंच भी गई और ये डिसॉल्व हो भी गया तो मुझे दिखेगा क्या लैंडफॉर्म? तो कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो इट हैज टू बी क्लोज टू द सरफेस। क्लोज टू द सरफेस के मतलब कि साहब सरफेस के नीचे से ही हमारा जो है लाइमस्टोन स्टार्ट हो जाए और उसके ऊपर मिट्टी हो, वैसा करके, ठीक। बात समझ में आई? इस पॉइंट का मतलब समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, रॉक बेड should not be porous। rock bed should not be porous। porous मतलब, porous मतलब उसके अंदर छेद होंगे, परमिएबिलिटी जरूरी नहीं है, रिमेंबर, ठीक है। हमने कहा कि यार पोरस का मतलब है कि इस रॉक के अंदर छेद है। अब यहां पे आपने दो टर्म यूज किए, एक पोरस और दूसरा परमिएबल। हमने आपसे क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि पोरस रॉक जो है वो परमिएबल हो। अच्छा, हो भी सकता है। जनरली क्या होगा, जनरली होगा कि नहीं होगा? जनरली होगा, जनरली पोरस रॉक परमिएबल होगा। क्या हमको इस रॉक के अंदर, रॉक बेड के अंदर परमिएबिलिटी चाहिए? डू वी नीड परमिएबिलिटी इन दिस रॉक? यस, यस, हमको रॉक में परमिएबिलिटी चाहिए, लेकिन हमने पॉइंट क्या लिखा? पोरोसिटी नहीं चाहिए। मतलब परमिएबिलिटी तो हो, लेकिन वो पोरस होने की वजह से नहीं हो। क्यों? क्योंकि इफ द रॉक इज पोरस, then what all water is moving through this rock, it will move through the body of the rock। भाई कहीं पे भी बारिश होगी, अगर मेरा रॉक पोरस है तो जो पानी है इट विल पेनेट्रेट द रॉक फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से उसके अंदर जाएगा। अब अगर हर जगह से रॉक के अंदर पानी जाएगा तो वो हर जगह से डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। और अगर वो हर जगह से डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर यार डिजायर्ड जो लैंडफॉर्म में मिलेगा ही नहीं, वो पूरी कैविटी बन जाएगी। तो आई डोंट वांट पोरस रॉक्स, बट परमिएबिलिटी मुझे चाहिए। तो अगर पोरोसिटी की वजह से परमिएबिलिटी मुझे नहीं चाहिए,
it means that there has to be another mechanism through which I will get the permeability. कोई दूसरा मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू मुझे परमिएबिलिटी मिलेगी। तो दूसरा मैकेनिज्म क्या है साहब? तो हम लिखेंगे कि रॉक स्ट्रेटा should have high density of joints, should have high density of joints. Rock strata should have high density of joints. इस बात का क्या मतलब हुआ? जॉइंट का क्या मतलब होता है यार? जहां से जुड़ी हुई हो। हम किस चीज के जुड़ने की बात कर रहे हैं? मतलब जैसे मैंने कहा कि यार ये जॉइंट है, ठीक है, मैंने कहा कि यार हड्डी में, हाथ में हमारे जॉइंट है। कहां पे जॉइंट? यहाँ पे, ठीक है, ये एक जॉइंट है। फिंगर्स में जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट से हम इसको मूव कर पा रहे हैं। ये जो मेरी आगे वाली बोन है, क्या इसके अंदर जॉइंट है? इसके अंदर जॉइंट आपने कहा कि नहीं है। इसका मतलब जॉइंट का क्या मतलब हुआ? अगर कोई सिंगुलर चीज है तो मैं ये नहीं कहूंगा उसके अंदर जॉइंट है। अगर कोई चीज अलग अलग है, टूटी हुई और किसी पॉइंट से जुड़ी हुई है, उस जगह को मैं बोलूंगा कि जॉइंट है। तो टेक्निकली जब हम जॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम एक दरार की बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअम में कहीं पे गैप है, कंटिन्यूअम में गैप है, वहीं पे जॉइंट होगा। अगर कंटिन्यूअम में गैप है ही नहीं तो मैं जॉइंट की बात ही नहीं करूंगा। बात समझ में आई? तो जब हम रॉक के टर्म्स में जॉइंटिंग की बात करते हैं, इसका मतलब रॉक्स जो है वो अंदर से टूटे हुए, उसमें फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है। तो जब हमने कहा कि रॉक स्ट्रेटा शुड हैव हाई डेंसिटी ऑफ जॉइंट्स, इसका मतलब यह है कि मेरा जो रॉक बेड मुझे चाहिए उसके अंदर बहुत सारे फ्रैक्चर्स हों। अब अगर रॉक में बहुत सारे फ्रैक्चर्स होंगे तो उन फ्रैक्चर्स के थ्रू मेरा पानी पेनिट्रेट कर सकता है? करेगा। फ्रैक्चर्स के थ्रू पानी पेनिट्रेट करेगा तो जो मेरी डिजायर्ड कंडीशन थी कि मुझे परमिएबिलिटी चाहिए थी वो मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो ये आइडियल कंडीशंस हमको समझ में आ गए। कोई शक, कोई सवाल, कोई परेशानी? कोई और आइडियल कंडीशन तो नहीं है जो मैं भूल रहा हूं? इतनी थी, डीएस में इतनी पड़ी थी। चलें आगे। तो साहब अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो अब हम देखेंगे कि लैंडफॉर्म किस तरीके से बनता है, डिजायर्ड लैंडफॉर्म किस तरीके से बनता है। पहले मैं डायग्राम बना दूंगा, आप अभी नहीं बनाइएगा, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि क्या हुआ, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा, ठीक है, कि एक ही डायग्राम में हम लोग सब समझ जाएं और जीएस से थोड़ी सी ज्यादा चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक, अब देखिए सपोज ये लाइमस्टोन का प्लेन है, ठीक है, मुझे पता है कि नीचे केव होगी तो मैं नीचे केव बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कैसा बनेगा। अभी आप लोगों को तो पता नहीं, अभी हमने बनाई नहीं है केव, ठीक है, तो आप लोग अज्यूम कीजिए कि दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, लेकिन डायग्राम गंदा हो जाएगा ना, फिर मुझे ऐसे मिटा के फिर बनानी पड़ेगी, तो ऐसे मान लेते हैं। और ये जो रॉक बेड है इसको हम ऐसे जॉइंट्स के साथ दिखाएंगे। अब ये देखिए जो मैं जॉइंट्स बना रहा हूं, ये मैं बहुत बड़े बड़े बना रहा हूं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम के टाइम पे कला सूझी इतना सुंदर बना दे कि मौज ही कर दे, और आप एक एक ईंट इसमें लगा रहे हैं तो ईंट ही लगाते रह जाएंगे, ठीक है। तो हम जॉइंट्स इतने बनाएंगे कि हमारा काम भी हो जाए, एग्जामिनर को बात भी हमारी समझ में आ जाए, तो बड़े बड़े से जॉइंट्स हम रखेंगे। ठीक है,
ये हो गई हमारी केव। केव के अंदर मैं अंडरग्राउंड नदी दौड़ा देता हूँ। ठीक है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? बस कलाकारी करने का मौका मिल जाए। एक तो आदमी शो ऑफ करना छोड़ दे तो टाइम बच जाए लोगों का भाई। बट स्क्रीन है तो भाई अब क्या करें बताइए। ठीक है भाई, तो ये जो है चीज बन गई हमारी। अब पहले ध्यान से, अब अरे अभी नहीं बनाना था, कह रहे हैं कि नहीं बनाइए, अब बनाए चले जा रहे हैं। देखिए अब हुआ क्या कि यार यहाँ पे बारिश हो गई। अब जनरली जो डायग्राम हम बनाते हैं जीएस में, उसमें हम ये वाला पार्ट नहीं बनाते। ठीक है, हम सिर्फ इतना पार्ट बनाते हैं जहाँ पे हम होल्स होल्स दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बारिश होने की वजह से जो कास्ट एरिया पूरा ही लाइमस्टोन है ये धंस जाता है, इरोड हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो चीजें बनाऊंगा जो सरफेस को इरोड करके पानी ने बना दी, टॉप टू बॉटम इरोजन। ठीक है, टॉप टू बॉटम इरोजन कैसे होता है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले ये वाला पार्ट देखते हैं, अभी इसको भूल जाते हैं। ठीक, इस वाले पार्ट में जैसे जैसे बारिश होती है तो कई बार हमको ऐसा दिखता है कि यार सरफेस के अंदर छोटे छोटे से ऐसे होल्स हो जाते हैं एकदम ब्लाइंड से। ठीक है, ये जो सरफेस में होल्स हो गए ये डिसॉल्व होने की वजह से हुए कि कैल्शियम कार्बोनेट इज बीइंग डिसॉल्व्ड बाय वाटर। ठीक है, वाटर सीधा सरफेस में पेनिट्रेट करता है और इन जॉइंट्स से होते हुए कहां पहुंच जाएगा साहब? आपकी केव पर। ठीक है, दीज स्मॉल होल्स आर कॉल्ड सिंक होल्स। सिंक होल्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं सिंक होल। सिंक होल को सिंक होल क्यों कहते हैं? सिंक क्या होता है? सिंक वो जगह होती है जहां पे पानी अंदर चला जाए, वो वॉश बेसिन होता है। बेसिन वो एरिया होता है जो पानी को कलेक्ट करता है। उस बेसिन में जहां पे पानी अंदर जाता है उसको हम कहते हैं सिंक। ठीक है, क्योंकि पानी नीचे जा रहा है। ठीक, तो सिंक होल क्यों है? क्योंकि यहां से पानी नीचे जा रहा है। और ये सिंक होल होते हैं एकदम ब्लाइंड, जंगल में। भाई जंगल में ही होगा, सिटी के बीच में तो हो नहीं जाएगा चारों तरफ। ये तो आप करेंगे नहीं कि सिंक होल दिख रहा है चलो सिटी बना लें। ठीक है, सिटी में भी सिंक होल होते हैं, बन जाते हैं कभी कभी। जैसे आपने देखा है कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट यूज करते हैं हम सड़कें बनाने में, कभी कभी सड़कें ऐसे नीचे चली जाती है, बीचों गोला हो जाता है, तो वो भी सिंक होल होता है, उसको भी वही कहते हैं, यही कहते हैं। ये नेचुरल है। तो नेचुरल है तो जैसे आप अपने मित्र के साथ बात करते हो चल रहे हैं, हाँ जी भाई साहब कितना बढ़िया जी बढ़िया, थोड़ी देर में आप बात कर रहे हैं कि हाँ जी मैं भाभी जी कैसी हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप चले गए, कोई दोस्त आपका जवाब ही नहीं दे रहा है, आपने घूम के देखा दोस्त कहाँ गया? दोस्त चले गए पाताल लोक। ठीक है, छई छपा छई कर रहे हैं वो नीचे अंडरग्राउंड रिवर में जाके। तो ये कितना डीप है ये किसी को पता नहीं चलता यार, ये बहुत डीप हो जाता है। ठीक, और एकदम ब्लाइंड रहता है कि आप जंगल में चल रहे हैं आपको पता ही नहीं चला कि यार एकदम से ऐसा गड्ढा कैसे आ गया। जैसे कुआं है, तो कुएं में क्या होता है? कुएं में तो आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर आ जाएगा कि 10 फीट 20 फीट कितने में। ये बहुत ही गहरा है क्योंकि ये तो पानी खोदते खोदते चला गया ना यार नीचे। ठीक, अब थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि 3-4 सिंक होल मिल जाए, साइज बड़ा हो और 3-4 सिंक होल जो है मिल जाए और मिलके एक बड़ा डिप्रेशन क्रिएट कर दे। ये जो बड़ा डिप्रेशन क्रिएट हुआ इसको हम कहते हैं भाइयों डोलाइन। दिस इज कॉल्ड अ डोलाइन। ठीक है, डोलाइन का नाम अक्सर लोग, सिंक होल आसान है याद रखना, डोलाइन भूल जाते हैं। डोलाइन अगर कभी आप भूल जाए तो मोदी जी को याद कीजिएगा। ठीक है, माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो याद ही होगा आपको। ठीक है, तो इस अब तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो डोलाइन याद हो गया। अब ये बड़ा हो गया। अब ऐसा, अच्छा डोलाइन में क्या होता है कई बार यहाँ पे क्ले आके सेटल हो जाती है। क्ले, अभी हमने क्ले पढ़ा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्ले होती क्या है। बहुत ही माइन्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं जो 0.02 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं क्ले।
ठीक है, अभी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आगे जाके जब हम सॉइल पढ़ेंगे, ओशन भी पढ़ेंगे, तो उसमें मैं क्ले का आपको साइज और सारी चीजें बताऊंगा। क्ले का पार्टिकल यार इतना छोटा होता है कि अगर क्ले इकट्ठी हो गई, इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू पेनिट्रेट थ्रू। ठीक है, जैसे क्ले सॉइल में हम राइस ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि राइस के लिए आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए, ठीक है, ठहरा हुआ पानी चाहिए, तो क्ले उसको जाने नहीं देती है, उसके ऊपर पानी रुक जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि डोलाइन में आके जो है क्ले बैठ जाती है और नीचे के जो पोर्स हैं जहां से पानी जा रहा है उसको रोक देती है। ठीक है, जब ऐसा हो जाता है तो इसके ऊपर पानी स्टैग्नेट कर जाता है, उसको हम कहते हैं डोलाइन लेक। ठीक है, तो डोलाइन भी हो सकता है, डोलाइन के साथ साथ यू कैन हैव अ डोलाइन लेक। ये बात समझ में आ गई। अब मल्टीपल डोलाइंस कैन ऑल्सो मीट एंड क्रिएट अ लार्जर डिप्रेशन। 3-4 डोलाइन मिले और उन्होंने इस तरीके से एक लार्जर डिप्रेशन जो है क्रिएट कर दिया, बड़ा सा गड्ढा। ठीक है, बहुत ही बड़ा। ये डोलाइन बना था, इसको भी नीचे जोड़ देते हैं। जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे उसको जाके हम अपनी केव से जरूर जोड़ देंगे, और उसमें ऐसे क्रांतिकारी नहीं बन जाइएगा कि यहाँ से लाइन ली और सीधी से पोल मार के जोड़ दिया, अदरवाइज फिर हमने ज्वाइंट बनाई ही क्यों। पानी जाएगा तो ज्वाइंट से ही जाएगा। ठीक है, ये जो और बड़ा डिप्रेशन हुआ इसको हम कहते हैं युवाला। ठीक है, युवाला। ओके, अब युवाला बहुत बड़ा डिप्रेशन हो गया। अब ध्यान इस चीज का रखिए, देखो मैं डायग्राम में ये चीज दिखा नहीं सकता क्योंकि हमको सारी चीजें एक ही डायग्राम में दिखानी है, तो हम सब कुछ नहीं दिखा सकते। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा हमारे डिप्रेशन का, उसकी डेप्थ भी बड़ी होती जाएगी। जैसे सिंक होल तो काफी डीप है ही, लेकिन डोलाइन बनेगा वो और ज्यादा डेप्थ में होगा। युवाला अगर मैं बना दूंगा तो और ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा, और बड़ा गड्ढा होगा। कई बार ये सारी चीजें कोलैप्स कर जाती है। जैसे युवाला बना तो 2 युवाला मिक्स हो गए। कई बार युवाला मिक्स होने की जगह क्या होता है कि मिक्स होते हैं, और अगर आप देखेंगे सरफेस पे, लेट्स से ये बन गया युवाला और ये थी नीचे अंडरग्राउंड केव। ठीक, अब हमने देखा कि यार युवाला का सरफेस और केव की सीलिंग के बीच में जो लाइमस्टोन बचा है बहुत कम बचा है ना? तो इवेंचुअली ये कोलैप्स कर सकता है। तो साहब अगर ये पूरी सीलिंग ही कोलैप्स कर गई और नीचे गिर गई, तो हम देखेंगे कि कार्स्ट प्लेन में एक बहुत ही डीप और बहुत ही बड़ा डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो बहुत ही डीप और बहुत ही बड़ा डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक है, इसको आप मिटा नहीं सकते, तो मान लीजिए कि गड्ढा है। ठीक, ये जो क्रिएट हो गया इसको हम कहते हैं पोलिये। लेकिन आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो पोलिये। ठीक है भाइयों, तो क्या क्या बना? सबसे पहले सिंकहोल, फिर डोलाइन, फिर युवाला, फिर पोलिये। ठीक, अब ये बड़े से बड़ा डिप्रेशन बनता चला गया। ये हम सरफेस पे हमने देखा कि इरोजन चल रहा है। ठीक है, इरोजन के बाद हमने देखा कि ये जो है अंदर टनल बनाता जाएगा, और इस टनल के थ्रू पानी हमारा केव में आता जाएगा। केव ऊपर से टपकेगी और नीचे जाके अंडरग्राउंड रिवर बन जाएगी। अंडरग्राउंड रिवर कैसे बन रही है अभी हम सीखेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। कई बार ऐसा होता है कि ये पूरा लाइमस्टोन जो रीजन है, पानी बहता जाता है, अगर थोड़ा सा अगर बारिश ज्यादा हो तो सरफेस डिसॉल्व होता जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि सरफेस ही डिसॉल्व हो जाएगा, तो अंडरग्राउंड ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी हमको। तो इरोजनल जो लैंडफॉर्म हमारे बन रहे हैं, इरोजनल जो एजेंट है उनका काम क्या है? टू क्रिएट अ प्लेनर सरफेस। तो भाई ये अपलिफ्टेड सी जगह है, इसको डिसॉल्व करते करते प्लेन करेंगे। अब कार्स्ट प्लेन अगर फ्लैट हो गया, भाई इतना पत्थर इसने डिसॉल्व कर दिया, और एक टाइम पे आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि ये ऊपर तक होगा, ऊपर तक होगा, ये डिसॉल्व करके जो है नीचे आया हमारा, है ना? तो डिसॉल्व करके ये जो जितना मटेरियल नीचे आ गया, इसमें हम देखते हैं कि ये जो प्लेन होता है, जो केमिकल की वजह से, डिसोल्यूशन की वजह से बना, इस प्लेन को हम कहते हैं भाइयों एच्ड प्लेन। ETCHED प्लेन, एच्ड प्लेन। एचिंग का मतलब समझते हैं?
एचिंग, व्हाट इज एचिंग? वेरी गुड, ग्लास में करते हैं। सेफ्टी ग्लास के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, टफ एंड ग्लास के बारे में, कि भाई अगर उसको हिट किया जाता है तो चकनाचूर होकर नीचे गिर जाता है गाड़ी के पीछे। मैंने आपको बताया था कि टफ एंड ग्लास को दोबारा कट नहीं किया जा सकता, उस पे जो डिजाइन बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? केमिकल्स के थ्रू, कोरोजन के थ्रू। तो वो जो प्रोसेस होता है ग्लास में डिजाइन डालने का, केमिकल्स के थ्रू उसको डिसॉल्व करके हटाने का, दैट इज कॉल्ड एचिंग। ठीक है, तो अगर कोई प्लेन डिसॉल्व होके बन रहा है या रिएक्शन के थ्रू बन रहा है, उस प्लेन को हम कहते हैं एज्ड प्लेन। ये बात समझ में आई? अब अगर आपको प्लेन्स याद है, प्लेन का टर्म मैंने यूज किया था, ये मैं फिर से आपको बात बताऊंगा दोबारा। प्लेन को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, कौन कौन से? आप ही लोगों के साथ बात हो रही थी ना प्लेन को, जो हमने प्लेन का जो क्लासिफिकेशन बताया था। चीटिंग मत करो, ऐसे ही बताओ बिना पेज पलटे। ब्रॉडली दो टाइप के प्लेन हमने डिवाइड करे थे। एक मैंने आपको बताया था कि इरोजनल प्लेन होता है, एक मैंने आपको बताया था डिपोजिशनल प्लेन होता है। हाँ, नहीं पता है ना थोड़े दिन पहले। हाँ, और डिपोजिशनल प्लेन में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के होते हैं। एलुवियल प्लेन होता है जो रिवर के डिपोजिशन से होता है, लोस प्लेन होता है जो विंड के डिपोजिशन से होता है, बताया था। ठीक है, तो डिपोजिशनल प्लेन तो आपको समझ में आ गया, फ्लैट होते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो इरोजन के थ्रू प्लेन बनता है वो ऊपर से घटता जाता है, वो उतने प्लेन नहीं बन पाते, एकदम फ्लैट सरफेस नहीं बन पाता है। तो हमने देखा कि भाई रिवर बनाती है तो किसी ने उसको पेडी प्लेन बोला, किसी ने उसको पेनी प्लेन बोला, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अलग अलग। उसी तरीके से एक प्लेन होता है जिसको हम कहते हैं एज्ड प्लेन। तो एज्ड प्लेन कौन से टाइप का प्लेन हुआ? इरोजनल प्लेन हुआ, जो सॉल्यूशन की वजह से बन रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, अब एज्ड प्लेन को अगर देखें तो आपने देखा कि यार कार्स्ट रीजन में एक पार्ट थोड़ा सा ऊपर है, फिर डिसॉल्व होके कुछ नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो स्टेप्स बने डिसॉल्व होके, यहां पे कुछ ऐसे स्टेप्स बन जाएंगे। ये जो स्लांट आपको दिख रहा है लाइमस्टोन का, इसको हम कहते हैं कार्स्ट स्टेप। कार्स्ट स्टेप, कुछ जगह पे कार्स्ट स्कार्प भी लिखा हुआ है, रिमेंबर स्कार्प, कट करके। तो कहीं कहीं पे आपको कार्स्ट स्कार्प मिलेगा, कहीं पे आपको कार्स्ट स्टेप मिलेगा, किसी और बुक में आपको इसी चीज के लिए कोई और टर्म भी मिल सकता है। ये अंग्रेजी का टर्म जो आपको कार्स्ट प्लेन में मिल रहा है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब कार्स्ट रीजन में क्योंकि ऊपर से सॉल्यूशन हो रहा है, तो हम देखते हैं यार पत्थर ऊपर से कटता है और नीचे कुछ पिलर्स बचे रह जाते हैं। रिमेंबर डोलाइन, डोलाइन नहीं, डेमोइजेलिस। डेमोइजेलिस याद है? डेमोइजेलिस में क्या हो रहा था? ऊपर पत्थर रह गया था रेजिस्टिव रॉक, साइड में कट के ऊपर से नीचे पिलर्स क्रिएट हो रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे रॉक कटिंग हुई, बताया था। केव वाला डिस्कशन आप ही लोगों के साथ कर रहा था मैं, एलोरा केव और अजंता केव का डिस्क्रिप्शन नहीं किया था। एलोरा केव पता है आप लोगों को? कौन सा फेमस टेंपल है एलोरा का? कैलाशनाथ टेंपल। एलोरा का फेमस टेंपल है कैलाशनाथ टेंपल। ठीक है, अगर अजंता, अजंता भी केव है, एलोरा भी केव है। ठीक है, माउंटेन के दो साइड होते हैं, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, माउंटेन हैज गॉट टू साइड्स। एक साइड होती है ज्यादा स्टीप, एक साइड होती है थोड़ी सी कम स्टीप, थोड़ी सी स्लांट। तो अजंता की जो केव्स बनी हैं, अजंता के जो टेंपल्स बने हैं, वो कौन सी वाली साइड में बने हैं? स्टीपर साइड में कि स्लांट साइड में? स्लांट साइड में। अजं एलोरा के बने हैं स्लांट साइड में। एलोरा के टेंपल कैसे बनाए गए? रॉक कट टेंपल है कि स्ट्रक्चरल है? रॉक कट है। क्या डिफरेंस होता है रॉक कट और स्ट्रक्चरल में? वेरी गुड। रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब एक ही रॉक को, एक ही शिला को काट काट के हमने उसको स्कल्प्ट किया। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है ब्लॉक बाय ब्लॉक किसी चीज को हमने बनाया। स्ट्रक्चरल टेंपल का, ओल्ड स्ट्रक्चरल टेंपल का एग्जांपल
बृहदेश्वरा टेम्पल, जो ग्रेनाइट के रॉक्स को कट कट के कार्विंग करके बनाया। ओल्डेस्ट टेम्पल कहाँ पे? ओल्डेस्ट नहीं है वो, सबसे बड़ा है, मतलब बहुत बात का है। ओल्डेस्ट टेम्पल का एविडेंस, ओल्डेस्ट टेम्पल हमको सांची में मिलता है। सांची, सांची स्तूप है ना, उसके सामने। ठीक है, कौन से पीरियड का है वो? गुप्ता पीरियड का। टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ। उससे पहले टेम्पल्स बनते थे? नहीं, उससे पहले क्या बनते थे? टेम्पल नहीं बनते तो पूजा कैसे होती थी? गॉड्स को तो मानते ही थे ना, गॉड्स तो नेचर से ही इंस्पायर्ड है ना। आइडल वर्शिप होती थी उससे पहले? हिंदूज में नहीं होती थी। आइडल वर्शिप वाज नॉट अ हिंदू कल्चर। ठीक है, हिंदुइज्म में आइडल वर्शिप अडॉप्ट करी गई बुद्धिज्म से। आइडल वर्शिप स्टार्ट करी थी बुद्धिस्ट ने, जब गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बना था, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, मंत्रा स्कूल ऑफ आर्ट बना था। हिंदूज में नहीं होती थी। और ये बहुत क्लियरली ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि भाई निराकार गॉड की पूजा करते हैं। निराकार है ईश्वर, साकार नहीं है। ये साकार और निराकार का जो डिवाइड बाद में हुआ था वो गुप्ता पीरियड में हुआ था। ठीक है, उससे पहले जो पूजा होती थी कैसे होती थी? यज्ञ कुंड से होती थी, फायर एल्टार्स बनते थे। ठीक है, तो ऋग्वेदिक सोसाइटी अगर देखी जाए तो ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो प्रीस्टली क्लास थी वो 16 प्रीस्टली क्लासेस थी। सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे, 16 प्रीस्टली क्लास थी। 16 प्रीस्टली क्लास में भी टॉप मोस्ट जो थे वो ब्राह्मण, फिर बहुत सारे आते थे, उद्गोत्र अलग आते थे, आगोत्र अलग आते थे। उन हर पूरी जो क्लास थी, बेसिकली कास्ट वाला जो सिस्टम था वो ऑक्यूपेशनल था ऋग्वेदिक सोसाइटी में। तो ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण होगा, नहीं। आप स्कूल गए, गुरुकुल गए, गुरुकुल में आप जिस चीज में अच्छे हैं आपको वो ऑक्यूपेशन दे दिया जाता था। आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप ब्राह्मण बन गए, आप लड़ाई में अच्छे हैं तो आप क्षत्रिय बन गए, आप आर्टिजन हैं तो शूद्र बन गए, आपको ट्रेडिंग में, गणित में जो है तो आप वैश्य बन गए। उस प्रकार से जो है असाइनमेंट होता था। तो जो प्रीस्टली क्लास थी वो 16 थी। हर प्रीस्टली क्लास का एक काम हुआ करता था कि एक का काम था डिजाइनिंग, यज्ञ कुंड को डिजाइन करना। और यज्ञ कुंड छोटा नहीं होता था, लाखों की आहुति जाती थी कि उसमें। और आहुति में सिर्फ वेजिटेरियनिज्म नहीं था, उस टाइम तो बलि जो चढ़ती थी जानवरों की भी चढ़ती थी। तो लाखों लाखों के, जो वो लेटर वैदिक पीरियड में ज्यादा हो गया था, स्टार्टिंग में उतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो यज्ञ कुंड बहुत बड़े बड़े बनते थे। और यज्ञ कुंड के आर्किटेक्चर के ऊपर जो पहली आर्किटेक्चरल बुक हमको मिलती है उसका नाम है शिल्प सूत्रा। शिल्प सूत्रा इज द फर्स्ट बुक विच डिस्कसेस अबाउट द आर्किटेक्चर, जिसमें मैथमेटिकल डिजाइन्स बने हुए हैं कि कितना साइज होना चाहिए, कितना डायमेंशन होना चाहिए, हेक्सागोनल क्या चीज, कौन सा यज्ञ कुंड होगा, ऑक्टागोनल कौन सा यज्ञ कुंड होगा, यज्ञ कुंड की कितनी ब्रांचेस निकलेंगी, वो सारी चीजें, किस डायरेक्शन में बैठ के पूजा करी जाएगी, कैसे आहुति दी जाएगी। जैसे आहुति देने का स्टाइल होता है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे डाल रहे हैं, उसको पकड़ के चुटकी से पकड़ के ऐसे डालना होता है। ये नहीं कि आप आहुति लेके ऐसे फेंक दो, राइट। तो हर चीज का स्टाइल है कि आप बीच की 2 उंगली से लेंगे और ऐसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे, ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते। ठीक है, बात समझ में आई? वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। उसके बाद हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि ये जो 16 प्रीस्टली क्लासेस थी ये खत्म हो गई, एक ही प्रीस्टली क्लास बची, ब्राह्मण। और उन्हीं की सिंगुलर अथॉरिटी हो गई कि शास्त्रों पे अब हमारा अधिकार है, हम पढ़ेंगे, तो ऐसा करके। और उसके बाद हेरार्कल चीजें हो गई कि बाई बर्थ कि वैश्य का बच्चा वैश्य ही होगा, सेम ऑक्यूपेशन ही अब आपको फॉलो करना है। सही भी था गलत भी था, क्योंकि ऑक्यूपेशन सीखा जाता था घर से। तो ये होता था कि साहब उस्ताद जी हैं तो उसके छोटे जो हैं ये भी छोटे उस्ताद जी, उनके छोटे हो गए तो ये भी उस्ताद जी। कि कोई म्यूजिशियन है तो भाई ये उस्ताद हैं, ये सितार बजाते हैं, तो अब इनका जो लड़का होगा उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि सेम घराने के हैं, तो जो इस घराने का म्यूजिक है वही इस घराने में जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हर चीज को, कुछ बातें हैं जो क्रिटिसाइज करने की होती है, हर बात को क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। जाति सिस्टम, जाति प्रथा खराब है, नो डाउट, लेकिन फिर उसकी हर चीज में खराबी देखी जाए ये भी गलत बात है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपका व्यू बैलेंस होना चाहिए।
अच्छा, जो चीज बिल्कुल ही खराब है वहां पे कोई एकदम जरूरी नहीं कि बैलेंस लो, हमको बड़ा नाप तोड़ के बोले, नहीं, जो चीज गलत है वो चीज गलत है। चाइल्ड मैरिज गलत है तो गलत, सती गलत था तो गलत था, राइट? बात समझ रहे हैं? तो एलोरा का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ये रॉक कट हुआ, और रॉक कट का मतलब माउंटेन को टॉप टू बॉटम कट किया गया। अब आप इमेजिनेशन देखिए उस आदमी का, तभी तो एलोरा को जब आप मंदिर देखते हैं तो ऐसा लगता है एलियंस ने बनाया है, क्योंकि लोग ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इंसान कर सकता है ऐसा काम। आज के लोगों को देख के भाई अपने ऊपर इतना भरोसा है कि हम तो नहीं कर सकते भाई साहब, तो एलियन नहीं किया होगा। आपने सुना होगा ना कि पिरामिड किसने बनाया, एलियंस ने बनाया, ये एलियंस। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि इंसान किसी लायक नहीं थे क्योंकि हम नहीं है, राइट? उस टाइम लोग, मैंने शायद ये डिस्कस किया भी है कि पीपल वर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट देयर जॉब, वो परफेक्शन ढूंढते थे। तो जो एलोरा का जो टेम्पल है वो नागरा स्टाइल का टेम्पल है, जबकि स्ट्रक्चरल नहीं है। तो उसको जो कट किया गया है, आप सोचिए पहाड़ देख के किसी ने इमेजिन किया होगा, है ना? कैलाशनाथ, कैलाशनाथ किसका टेम्पल हुआ? शिव जी का टेम्पल हुआ। कैलाश पर्वत से कैलाशनाथ, जो कैलाश पर रहते हैं कैलाश, हाँ ठीक है। वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, टॉप टू बॉटम कट किया होगा, उसमें स्कल्पचर्स हैं, उसमें पिलर्स हैं, पिलर्स के ऊपर कार्विंग है। ये इमेजिन किया ऊपर से नीचे। अब आप सोचो अगर नीचे से ऊपर कोई चीज बनती है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक ब्लॉक लगाया, मैं हथौड़ा मार रहा था, अप्सरा की नाक बना रहा था, तेज हथौड़ा पड़ गया, नाक उड़ गई। बिना नाक की अप्सरा अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने क्या किया, हमने कहा नो प्रॉब्स, वो बॉक्स हटाया, पत्थर हटाया, उसकी जगह दूसरा पत्थर लगाया, उसमें कार्व कर दी। मैं अपनी मिस्टेक सुधार सकता हूं। स्ट्रक्चरल बिल्डिंग बनाना पेंसिल से बनाने जैसा है, जिसको मैं रब कर सकता हूं, इरेज कर सकता हूं। यहां पे अगर एक हथौड़ा गलत पड़ गया तो ये पूरा जो टेपरिंग होगी, इससे डिसाइड हो रहा है कि इसका जो बेस है वो कितना चौड़ा होगा, पिलर कहां पे आएंगे, दरवाजा कहां पे आएगा, कौन सी मूर्ति कहां पे बनेगी। नंदी भी जो कार्व किया गया है वो इसी पत्थर से बना के कार्व किया गया है, ये सोच के कि इतने डिस्टेंस पे यहां नंदी बिठाना है। समझ पा रहे हैं आप? अप्रिशिएट कीजिए उस इंसान के विजन को जिसने सोचा पहाड़ देख के कि इसको काट के टेंपल बनाएंगे। ये होती है टॉप टू बॉटम कटिंग। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मस्ट वॉच, देखना सबके लिए, ठीक है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। यार कुछ चीजों को आप रिलीजन से हटके अप्रिशिएट करना जरूरी है ना? लोग अब रिलीजन पे मक्खी अभी बिठा रहे हैं, पहले नहीं बिठाते थे यार लोग। ये अब की गंदगी है, हम लोगों के टाइम की चीज नहीं है ये सब, ठीक? तो वो तो यार स्लांट साइड में बन ही नहीं सकता था, रॉक कट अगर बनाना है। अगर आप अजंता की केव्स देखें तो वो कौन से साइड में है? वर्टिकल साइड में, एकदम खड़ी दीवार है, उसके अंदर केव्स बनाई गई हैं कट करके। वो जो रॉक कट टेम्पल है भाई, उसकी क्लास एकदम अलग है। वो अपने आप में जबरदस्त है। क्यों? अच्छा, ये तो छुप गए थे अजंता की केव्स, ये तो गलती से मिल गई। ब्रिटिशर्स जा रहे थे, रास्ता भूल गए थे, पहाड़ के पीछे, पहाड़ के पीछे गए तो उन्होंने कहा यार ये क्या है पहाड़ के पीछे, ये कैसे छोटे छोटे खाने बने हुए हैं इतने सारे, अब मिल तो गए, जाएं कैसे, हाइक करके जाएं कैसे? अब सोचो जिसने बनाया होगा वो रोज जाता होगा, और वो सिर्फ चैत्य नहीं है, विहार भी है। वहां पे मॉन्क्स रहते थे, वो पेंट करते थे, वो बनाते थे। स्टीप साइज, सनलाइट तो पहुंच नहीं रही है, सनलाइट पहुंच नहीं रही है तो पेंटिंग बनाई कैसे? उस टाइम थोड़ी आपकी इमरजेंसी लाइट होती थी कि सेल डाल के रख दी नीचे, रोशनी हो गई। तो एज पे पानी भर के सिल्वर की ट्रे रखी जाती थी। सिल्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, उसके ऊपर पानी रख दो तो मिरर बन गया। वो जब साइड में रखते थे तो सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट करता था केव के अंदर, उससे जो है केव के अंदर लाइट होती थी, उसको देख के पेंटिंग करी जाती थी। अब अगर इस रॉक को कट किया जा रहा है, भाई अगर आपको पेंट करना है और फिनिश उसकी बढ़िया होनी चाहिए, तो सिर्फ पत्थर पे पेंट कर देंगे क्या?
पत्थर पे तो पेंट कर नहीं सकते भाई। अगर मुझे ये दीवार पेंट करनी है तो ये मैंने डायरेक्ट ईंट लगा के ईंटों पे पेंट कर दिया क्या? नहीं, पहले ईंटें लगी, ईंटें खुरदुरी हैं, उभार है उसमें, अंडुलेशंस है, मुझे वो साफ करने हैं, क्लियर करने हैं, तो मैंने उस पर प्लास्टर लगाया। प्लास्टर से मैंने क्या किया, वो स्मूथ किया। प्लास्टर से स्मूथ करने के बाद जब वो स्मूथ हो गया, उसके ऊपर मैं पेंट कर रहा हूं जिससे कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इसलिए जब ये रॉक कट किया गया, वॉल पेंटिंग को हम क्या बोलते हैं? अगर दीवार पे पेंटिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग, म्यूरल्स, दे आर कॉल्ड म्यूरल्स। ठीक है, तो अगर मुझे इसके अंदर म्यूरल बनानी है तो मैं डायरेक्ट पत्थर पे तो नहीं बनाऊंगा भाई, मैंने पत्थर काट लिया, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कट करके जितना स्टेबल, जितना सीधी दीवार हो सकती थी वो बनाई। अब इसके बाद पेंट करने के लिए मैंने पहले प्लास्टर बनाया। और प्लास्टर किस चीज का बनाया? राइस और राइस हस्क का, उसको पीस के प्लास्टर बनाया। जब ग्रेन को बहुत ज्यादा पीसते हैं तो उसमें वो जिलेटिनस सा हो जाता है ना, है ना, खींचो तो ऐसे खिंचता है, देखा है? अभी वो आशीर्वाद के आटे में बड़ा चल रहा था, देखो प्लास्टिक मिलाए हैं, अब हर चीज में प्लास्टिक मिलाए। एक तो लोग पागल हो गए यार, लोग ज्यादा, इतनी ज्यादा साइंस सीख गए ना कि एकदम ही चरखे हो गए दिमाग के। उसको जला रहे हैं कुरकुरे को, कि देखो ये जो जल रहा है, कि देखो प्लास्टिक जैसे जल रहा है ना, हाँ प्लास्टिक, ये कुरकुरे में प्लास्टिक। पागल पागल है क्या यार? ग्रेन को अगर तेल में फ्राई कर रहे हो और वो पॉप्स निकल रहे हैं तो किसी को भी जलाओ तो वैसे ही जलेगा यार। तो भाई लोग ना, मतलब दिमाग बेच के चूरन चाट गए अपना, वो कुछ भी मान लेते हैं। तो ये आशीर्वाद का चल रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, किसकी एलर्जी किस चीज से हो जाती है लोगों को? ग्लूटेन, ग्लूटेन, ग्लूटेन होता है। वो ग्लूटेन की वजह से चिपचिपा हो जाता है। तो किसी भी स्टार्च को अगर आप बहुत पीसें तो वो ऐसा लुगदी जैसा बन जाएगा, है ना? तो स्टार्च बनाया, उसके अंदर आपने हस्क मिलाया, हस्क का पेंट, वो हस्क का प्लास्टर बना के आपने दीवार पे लगाया। और हस्क का प्लास्टर बना के जब आपने दीवार पे लगाया तो उसको वेट रखते थे, ड्राई नहीं करते थे, क्योंकि ड्राई करने के बाद पेंट करेंगे तो पेंट चटक नहीं आएगा। वेट वॉल पे पेंटिंग करी इन्होंने अजंता में। वेट वॉल पे पेंटिंग करने का फायदा ये हुआ कि जैसे जो नॉर्मल आप पेंट देखते हैं, ठीक है, सही है, बढ़िया है, हिस्ट्री के लेसन धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। पेंट को अगर आप चिप करें नाखून मार के तो परत निकल जाती है, वो फिजिकल पेंट। जो डिस्टेम्पर हम लगाते हैं, दिस इज नॉट अ डिस्टेम्पर, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हुई है दीवार के साथ। अगर पेंट की केमिकल बॉन्डिंग हो गई दीवार के साथ तो वो कभी नहीं निकलेगा। उसको निकालना होगा तो दीवार ही निकालनी पड़ेगी। तो जब तक दीवार नहीं निकलेगी तब तक आपका पेंट बढ़िया, इसीलिए आज तक चल रहा है। गुप्ता पीरियड की है, लेटर गुप्ता पीरियड की, अजंता केव्स, तो इन्होंने हस्क बनाया। अब अगर आप पेंटिंग को देखें तो भाई साहब, पेंटिंग, अजंता पेंटिंग का तो क्लास ही अलग है। पहली बात तो एस्थेटिक है, जितने भी सब्जेक्ट बनाए गए हैं उस पर, जितनी भी आकृतियां बनाई गई हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रोपोर्शनेट है। केव पेंटिंग जैसा नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर प्रोपोर्शनेट है। और इससे सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। जैसे एक बहुत फेमस पेंटिंग है 16, 17, 18 वाली, केव थोड़ी ज्यादा फेमस है अजंता की। बहुत फेमस पेंटिंग है एक अप्सरा पेंटिंग, देखिए आप लोगों ने, ठीक है। अप्सरा पेंटिंग को अगर आप देखिए तो अप्सरा कैसे खड़ी है, दीवार पे ऐसे पैर लगा के, टेक लगा के ऐसे खड़ी है, ठीक। और भी बहुत सारी पेंटिंग है। अगर उस अप्सरा को देखें तो अप्सरा क्या होती थी? नहीं नहीं, फीमेल तो होती ही थी, खूबसूरत होती थी। अप्सरा का मतलब आइडियल खूबसूरती, ठीक है, गॉडली ब्यूटी वाज अप्सरा, ठीक है। उस अप्सरा का कलर क्या रखा है इन्होंने? व्हाइट बनाया कि डार्क बनाया? डार्क बनाया। उस वक्त हम लोग सफेदी की चमत्कार को अप्रिशिएट नहीं करते थे, कि जो इश्तिहार आता है शादी का कि ब्यूटीफुल एंड फेयर रिक्वायर्ड, तब नहीं होता था, तब ब्यूटीफुल काफी था, ठीक है। ब्यूटीफुल एंड फेयर लिख के सोसाइटी ये बताना चाहती है कि वो फेयर को ब्यूटीफुल मानती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फेयर होने का मतलब सुंदर होना थोड़ी है। अब फीचर्स, फीचर्स कोई चीज होती है कि नहीं होती है?
फीचर्स किसी भी इंसान के अच्छे हो सकते हैं, ठीक। तो उस वक्त ऐसा नहीं था, ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है गोरेपन की चमकार, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जो व्हाइट है वो सुपीरियर है, तो चले गए। इसी तरीके से बॉडी टाइप, जीरो फिगर। पहले अगर आपको किसी ब्यूटी पेजेंट में जाना होता था तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता था बहुत स्ट्रिक्ट होता था कि आपको उसमें ही बैठना है, तभी आपको खूबसूरत समझा जाएगा, वरना नहीं समझा जाएगा। 36-24 36 है तो 36-24 36 ही होना चाहिए, 36-26 36 है तो रिजेक्ट। अब उस शेप में आने के लिए बड़ी मेहनत करते थे लोग, मेहनत लगती थी कि ये है तो खूबसूरत है, ये नहीं है। अब इससे कंपटीशन बढ़ गया, लोग अपने कुंठा में चले गए कि यार हम तो इस शेप में नहीं है, तो हम तो खूबसूरत ही नहीं है यार, मेरी कोई बॉडी है। ये लोग परेशान होते थे वो सोच के। तो ये खूबसूरती का आइडिया लेके आए। तो अजंता पेंटिंग को देख के उनका खूबसूरती का आइडिया समझ में आ रहा है। डार्क स्किन है, वोलुप्शस बॉडी है, जीरो फिगर कतई भी नहीं है, मतलब लोग उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ी बात, जितनी भी पेंटिंग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा, इससे पता चलता है कि गुप्ता पीरियड में हेयर ड्रेसिंग को बहुत इंपॉर्टेंस थी, बालों की। जितनी भी पेंटिंग्स हैं सब में हेयर स्टाइल डिफरेंट है। ये कोई बताएगा नहीं आपको बात, ये बड़ी बारीक और बहुत अहम बात है कि अजंता पेंटिंग, जैसे हमको सोसाइटी के बारे में लिखना है ना कि सोसाइटी में क्या, तो अजंता पेंटिंग्स की जितनी भी पेंटिंग है उन सब में जो फिगर्स हैं उन सब का हेयर स्टाइल डिफरेंट, अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहने बालों में। सिमिलरली एक और बहुत फेमस पेंटिंग है अजंता की, पद्मा पाणी बुद्धा। देखिए आप लोगों ने पद्म पाणी बुद्धा, नहीं देखो, देखी तो होगी, पता नहीं होगा कि वो यही है। जो मैं बता रहा हूं आपको, इसके ऊपर सवाल आएगा आर्ट एंड कल्चर में, मेंस में, गन्ना मत करके आना। तो चलो ऑप्शनल में 300 आ गए, जीएस में फैल कर आया था बुद्धा, पद्म पाणी लिखेंगे वही आएगा अजंता। यस, एक्सप्रेशन देख रहे हैं भाई साहब आप, यहाँ पे जो बुद्धा बनाए गए हैं कितने प्रोपोर्शनेट बनाए गए। ये गांधारा पेंटिंग के तरीके से, गांधारा स्कल्पचर के तरीके से ग्रीक गॉड नहीं दिखाया बुद्धा को कि 6 पैक ऐप बने हुए हैं, चेस्ट वेस्ट डाल के एकदम ओडिन और ज्यूस बने हुए हैं, वो नहीं दिखाया बुद्धा को, है ना। ह्यूमन दिखाया, बालों के कर्ल्स दिखाएं, आंखें हाफ क्लोज दिखाई हैं, पीसफुल दिखाया, और हाथ में कमल है। पद्मा मतलब कमल, पाणी मतलब होल्डर, पद्मा पाणी मतलब द वन हु होल्ड्स लोटस फ्लावर, चक्रपाणी द वन हु होल्ड्स चक्र, वज्रपाणी द वन हु होल्ड्स वज्र, ठीक है, पाणी मतलब होल्डर। तो नहीं नहीं नहीं, होल्डर को बोलते हैं, पकड़ने को बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक। तो पद्म पाणी वाली पेंटिंग बहुत फेमस है, और यूपीएससी पूछ चुका है इस पे सवाल कि पद्म पाणी पेंटिंग कहाँ पे मिली थी, तो अजंता में मिली थी। तो अजंता की जो रॉक कट केव्स हैं वो वर्टिकल साइड में है, और म्यूरल पेंटिंग इस पे करी गई है, केमिकल बॉन्डिंग हुई है पेंट के बीच में, और जो नेचुरल कलर्स हैं उसको यूज किया गया। ब्लू कलर नहीं मिलता है इसमें, बहुत कम मिलता है। रॉयल्टी पहनती थी ब्लू पहले, क्योंकि नेचर में ब्लू डाई मिलती नहीं है, रॉयल ब्लू, इसीलिए तो रॉयल ब्लू बोलते थे उसको, कि रॉयल्टी ही पहनेगी, आम आदमी नहीं पहन सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अजंता एंड एलोरा हो गया। तो एलोरा कैसे कट करी गई समझ में आ गई। उसी तरीके से यहां पे कास्ट लैंडफॉर्म कट हुआ है टॉप टू बॉटम। अब अगर एज्ड प्लेन को ऊपर से नीचे कट किया जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबका सब कट हो गया, इसमें कार्स्ट रीजन में कुछ पिलर्स बचे रह जाते हैं।
ऐसे। अब अगर आप यहां पे आएंगे आपको लगेगा कि यार ये पतले पतले पहाड़ कैसे खड़े, वंस अगेन आपके दिमाग में वो हिल्स आएंगी, और आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप सोचेंगे कि भाई यहाँ कौन सी एक्टिविटी हुई होगी कि नीचे से ऊपर खड़े हो गए, लेकिन आपको ये समझना है कि वो नीचे से ऊपर नहीं गए हैं, वो टॉप टू बॉटम कार्व हुए हैं। इनको हम कहते हैं कार्स्ट पिलर्स या कार्स्ट कोन। कार्स्ट कोन, ठीक है। ये कभी कभी छोटे हो जाते हैं तो कार्स्ट माउंड बन जाते हैं, ठीक। माउंड, कार्स्ट का माउंड वैसे करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एज्ड प्लेन बन जाता है जिसमें कार्स्ट स्टेप रहेंगे आपके, डिप्रेशन गड्ढे पड्डे सारी चीजें। कार्स्ट वैली भी कई बार बन जाती है कि अगर रिवर वहां से सरफेस से बह रही है तो वो घोल के डिप्रेशन लंबा सा क्रिएट कर देती है, तो कार्स्ट वैली हो जाती है। बट कार्स्ट वैली को हम वैसे भी इन जनरल पूरे रीजन को भी हम कार्स्ट वैली बोल देते हैं कई बार, तो अगेन वो टेक्निकल कोई ऐसा टर्म नहीं। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये पानी नीचे गया, ये तो कंड्यूट हो गया, वेन हो गई आपकी, पाइप वेन कुछ भी बोल दीजिए। यहां पे आके ये जो बना साहब, ये हो गई आपकी केव, कार्स्ट केव। अब एक केव हमने बनाई थी कल वेव लैंडफॉर्म में, वेव लैंडफॉर्म की केव तो आपको समझ में आ गई थी। वो जो गुफा बनी थी वो इंपैक्ट से बनी थी, ठीक है, और वो लिमिटेड थी, इट वाज लाइक अ रूम, ठीक है। ये जो केव है ये रूम नहीं है, ये केव है टनल। यहां पे ये पूरी लंबी टनल बन रही है, ठीक। और ये टनल कैसे बन रही है ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बना के बताता हूं कि क्या प्रोसेस चल रहा है, समझिए इसको थोड़ा सा। amongst your tertiary landforms, karst landforms are most important। इसके ऊपर बाकी सबके ऊपर 10 नंबर का सवाल आएगा, इसके ऊपर 15 नंबर का भी सवाल आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है, ठीक। लेट्स अज्यूम कि यार ये एक सरफेस है, स्लोप होगा इस सरफेस का कुछ, ठीक है। इसमें हमने देखा कि जो टॉप लेयर है, ये टॉप लेयर में मैंने देखा कि लेट्स से दिस इज लाइमस्टोन, टॉप लेयर ये लाइमस्टोन की है। अब लाइमस्टोन के नीचे कोई दूसरा स्टोन होगा ही भाई, एक लेयर लाइमस्टोन की है तो हमने कहा कि यार इसके नीचे कोई दूसरे रॉक की लेयर है, तो हमने कहा कि ये रॉक का लेयर कुछ भी हो सकती है, हमने कहा लेट्स से सैंडस्टोन। अब अगर कहीं पे बारिश हुई, इस सरफेस पे बारिश हुई, ये ब्लू कलर दिख रहा है क्या आप लोगों को, ये चेंज कर दें, दिख रहा है। अगर कहीं पे बारिश हुई तो बारिश की वजह से क्या होगा, ये पानी परकुलेट करेगा, वही जो डो लाइन और सिंकहोल पिंकहोल बनेंगे वो बने। अब जब ये पानी परकुलेट करके नीचे जाएगा यार रॉक के अंदर होते हुए, तो जो लाइमस्टोन का सरफेस है यहां पे आके कलेक्ट होने लगेगा, क्योंकि इसके नीचे जो रॉक हमने बनाया है वो तो नॉन परमिएबल है ना, वो अगर नॉन परमिएबल है तो उसके नीचे जाएगा नहीं। यहां पे आके ये पानी कलेक्ट होने लगा रॉक के नीचे। अब रॉक के नीचे अगर ये पानी कलेक्ट होने लगा तो इसने देखा कि यार ये जिस सरफेस के ऊपर है, इसके नीचे वाले सरफेस के ऊपर है, जिस सरफेस के ऊपर है उसका भी तो स्लोप है, ये जो रॉक है इसका भी तो कुछ स्लोप है। अब क्योंकि ये पानी रॉक के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है तो ये उतनी तेज तो भागेगा नहीं जितना सरफेस से भाग रहा था, बट धीरे धीरे इसकी टेंडेंसी होगी कि यार ये नीचे वाले सरफेस पे चलते चलते आगे बढ़े, इवन दो स्लोली बट इट विल मूव फॉरवर्ड, एंड एज इट विल मूव फॉरवर्ड ये जहां जहां से गुजरेगा रॉक को डिसॉल्व करता हुआ गुजर जाएगा। तो हमने देखा कि यार ये लाइमस्टोन रॉक के नीचे एक अंडरग्राउंड स्ट्रीम स्टार्ट हो गई और ये ऐसे बाहर निकल जाएगी, फिर सरफेस पे बहने लगेगी। अब ये जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम स्टार्ट हुई, इसने एक अंडरग्राउंड टनल बना दी,
कई बार हमको पहाड़ से पानी बाहर निकलते हुए दिखता है कि अरे यार ये अंदर केव से जो है पानी बाहर आ रहा है, झरना सा बाहर आ रहा है, रिवर सी बाहर आ रही है, हमको पता नहीं चलता कि कहां से आ रही है, क्योंकि ये कई किलोमीटर दूर से एंटर करता है पानी। तो इसकी एंट्रेंस यहाँ पे सिंक होल और डोलाइन और ये एंट्रेंस है इसकी, हमको नहीं पता। यहां से अगर आप टनल में नीचे उतर गए तो फिर ही आप बाहर निकलेंगे, और ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की भी हो सकती है, टनल तो बहुत लंबी होती है। ये बात समझ में आई सब लोगों को? प्लेनेट अर्थ सीजन 1 का एपिसोड केव, 6th एपिसोड 6 सीजन 1, वो है केव्स। वो आज जाके निपटा देंगे, ठीक है? आज जाके इसको देख लीजिएगा एपिसोड को। तो जो भी चीजें हम बना रहे हैं वो एकदम आपको क्लियरली बनती हुई दिख जाएंगी इसमें, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। नहीं अभी नहीं, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो जो लास्ट इरोजनल लैंडफॉर्म बना वो हमारी केव बन गई। अब केव बन गई तो नीचे से ये जो है नदी बह रही है किसी एक डायरेक्शन में, इसके नीचे कोई दूसरा रॉक स्ट्रेटा होगा, ठीक। तो ये हो गया आपके इरोजनल लैंडफॉर्म। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करें। अगर भाइयों डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हम लोग देखें, तो डिपोजिशन में क्या होगा कि साहब हमने देखा कि सरफेस से बहते बहते पानी अंदर की तरफ आ रहा है। तो जब सरफेस से बह के पानी अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा तो अपनी जर्नी में इट विल डिसॉल्व सॉल्ट। बाय द टाइम दिस ड्रॉपलेट विल रीच द सीलिंग ऑफ द केव इट विल ऑलरेडी बी सैचुरेटेड बाय सॉल्ट, है ना? कि भाई लेट्स से ये केव की सीलिंग है। अब ये जो पानी की ड्रॉपलेट यहां पे पहुंची, ये ड्रॉपलेट, इसके अंदर सॉल्ट है बहुत ज्यादा, कंप्लीटली सैचुरेटेड है। अब ये ड्रॉपलेट छत पे चिपकी तो रहेगी नहीं, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ टूट के गिरेगी। कभी आपने ड्रॉपलेट को टूटते हुए देखा है? कैसे टूटती है ड्रॉपलेट? ये सरफेस है, ड्रॉपलेट बनती हुई देखी होगी तो ऐसे देखी होगी आपने। आज देखिएगा, अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है तो कहीं ना कहीं से बूंद टपक ही रही होगी। सरफेस पे पानी की लेयर ऐसे होती है, और फिर ये पानी ग्रेविटी बीच में से खींचती है तो ये लेयर ऐसे आगे बढ़ के आती है और ऐसे ड्रॉपलेट बन जाती है। तो ये साइड से मॉलिक्यूल्स को खींचती है। साइड से ये मॉलिक्यूल्स को क्यों खींच रही है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, आपस में अधेशन है। जब ये खींचती है तो आप देखेंगे कि यार अब ये जो ड्रॉपलेट है वो बड़ी हो गई और एक बहुत फाइन चीज से इस तरीके से लगी हुई है। अब जब ये लगी हुई है, जब ड्रॉपलेट टूटती है, ठीक है, ऐसे करके ड्रॉपलेट है, जब ड्रॉपलेट टूटती है तो द मोमेंट इट ब्रेक्स इट बिकम्स स्फेरिकल, क्योंकि स्फेरिकल शेप इज द आइडियल शेप। तो जैसे ही साहब ये बूंद टूटी, अब ये हो गई स्फेरिकल। लेकिन जब बूंद टूटती है तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स को लेकर अपने साथ आ जाती है? नहीं। जब बूंद टूटती है तो ऐसे लटकी है, जब ये टूटती है तो कुछ मॉलिक्यूल्स चटाक से जाके ऊपर टकराते हैं। देखा है बूंद को टपकते हुए? अब ऑब्जर्व करना इस चीज को। बूंद टूटी तो कुछ मॉलिक्यूल्स को, जो ऊपर वाले पानी के मॉलिक्यूल्स है, उनमें भी तो अट्रैक्शन है, वो अपनी तरफ खींच लेते, कहते हैं आओ भी, कहां जा रहे हो? तो बाकी बूंद टूट के नीचे, और ये जो मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जाके टकराए इंपैक्ट के साथ, इंपैक्ट से टकराएंगे। ये जब इंपैक्ट से टकराए तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी तो सॉल्ट था। इस इंपैक्ट की वजह से वो सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। अगर कोई लिक्विड कंप्लीटली सैचुरेटेड है सॉल्ट से और उसका अगर फिजिकल इंपैक्ट किसी सरफेस पे हो जाए तो इंपैक्ट के कारण वो सॉल्ट को सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देता है थोड़ा सा, ठीक। तो जैसे ही ये ड्रॉपलेट टूटी, ऊपर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स गए उन्होंने कुछ सॉल्ट को ऊपर की तरफ प्रेसिपिटेट कर दिया, फिर दूसरी बूंद भी यहीं से गिरेगी क्योंकि आपको रास्ता तो सेम, फिर और सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो गया।
ऐसे होते होते हम देखेंगे कि इवेंचुअली इस प्रकार से एक इन्वर्टेड कोन क्रिएट हो जाएगा फ्रॉम द सीलिंग. दिस इन्वर्टेड कोन हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इसको हम कहते हैं साहब स्टेलेक्टाइट. इसको हमने कहा स्टेलेक्टाइट. सिमिलरली इसके एकदम नीचे जहां पे बूंद गिर रही है, जब बूंद सरफेस पे गिरती है तो टूट जाती है, टूट के बिखर जाती है छोटी छोटी छींटों में. देखा ही होगा, अगर नल टपक रहा है तो आपने देखा पट से गिरती है और टूट जाती है. टूट. तो जब बूंद गिर के टूटेगी तो वहां पे भी प्रेशर के चेंजेस होंगे, और प्रेशर के चेंज होने की वजह से ये जो बूंद नीचे गिर रही है वो वहां सॉल्ट प्रेसिपिटेट कर देगी. करना ही पड़ेगा. ठीक है. अब अगर नीचे सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो रहा है तो इस इन्वर्टेड कोन के एकदम नीचे एक कोन बनने लगेगा ऊपर की तरफ. हम देखेंगे कि साहब ये ऊपर की तरफ उठ के जो है वर्टिकल सा कोन बन जाएगा, और जहां बूंद टपक रही है वहां छोटा सा गड्ढा रहता है, पट पट करके उस पर टपक रही है, और जैसे जाता जाएगा तो वह वर्टिकल कोन बन जाएगा. ये जो नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकल कोन बना, इसको हम कहते हैं स्टेलेग्माइट. स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट. जैसे जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी, बढ़ती जाएगी, हम देखेंगे कि दोनों का साइज बढ़ता जाएगा. तो साहब ये छत है केव की, ये सरफेस है केव का, तो हम देखेंगे कि एक टाइम पे आके ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट मिल गए और एक कंटिन्यूअस पिलर बन गया नीचे से ऊपर तक. ये केव को जो है मजबूती प्रदान करेगा. नीचे से ऊपर तक जो ये पिलर है, इस पिलर को हम कहते हैं पिलर. कवि ने यहां कोई कल्पना नहीं करी. स्टॉक का मतलब भी वही, जैसे हमारे उसमें कार्स में उसमें बना था, वेव में भी स्टॉक बना था, तो उसको भी आज स्टॉक बोल दीजिए, पिलर बोल दीजिए, उसको भी स्टॉक बोल दीजिए, पिलर बोल दीजिए. ठीक है. अंग्रेजी का शब्द, कोई मेहनत नहीं करी. भाई वो कार्स प्लेटफॉर्म के लिए, सभी के लिए ना. हाँ. पानी नीचे जा रहा था रॉक में. आप ऐसे अज्यूम करिए कि एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैंने स्पंज रखा है. ठीक है. अगर मैं स्पंज में पानी डालूंगा तो पानी परकुलेट होकर नीचे जाएगा, और नीचे का जो सरफेस है, जब पानी सेचुरेट हो जाएगा, नीचे जाके ठहर जाएगा, तो रुक जाएगा क्या? नहीं, वो स्पंज के थ्रू बहने लगेगा. थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि यार स्पंज से बाहर जो है पानी निकल रहा है और वो सरफेस पे बह रहा है. अब वो जो वाटर है वो स्पंज को डिसॉल्व तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे लाइमस्टोन तो डिसॉल्व हो सकता है. तो ये पानी जब नीचे आके टिक गया और इसने देखा कि यार इस लाइमस्टोन के नीचे एक और स्ट्रेटा है जिसके ऊपर मैं बह सकता हूँ, तो जैसे जैसे पानी आगे बहेगा, जो लाइमस्टोन है इसके आगे उसको डिसॉल्व करता हुआ चला जाएगा. कैसी बनेगी फिर? हम्म. तो पूरे को ही तो काटेगा, लेकिन ये तो बहुत ब्रॉड है ना, तो हर जगह तो बारिश हो नहीं रही है. जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसी को काटता हुआ निकल जाएगा. तो जरूरी नहीं है कि एक चैनल बने, मल्टीपल चैनल्स हो सकते हैं. बिल्कुल कटेगा. जब, तो तभी तो पोलजा बन जाता है. कट के क्या कोलैप्स कर गया तो वहां ऊपर से कोलैप्स हो गया. जब तक केव है तब तक है, जब नहीं रहेगी तो टूट जाएगी, क्रम्बल करके नीचे आ जाएगी. और ये कोई बहुत बड़ी नहीं होती यार, कभी कभी बहुत बड़ी होती है, कभी कभी इतनी नैरो होती है कि आदमी जाता है फंस जाता है. इसीलिए मैंने कहा कि केव वाला एपिसोड देखिए, बहुत डेंजरस होती है. लाइमस्टोन केव देखिए आपने, रियल लाइफ लाइमस्टोन केव इंडिया में है, बहुत सारी हैं. आप जाएंगे नैनीताल जाएंगे तो वहां पे भी पास में बहुत सारी केव्स हैं. मेघालय में भी बहुत सारी केव्स हैं. इंडिया की जो सबसे लंबी केव है, कास्ट केव, वो मेघालय में अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई. उसका नाम है क्रेमपुरी. KREMPURI, क्रेमपुरी. ठीक है. ऐसे ही एक बहुत फेमस मेघालयन केव है मौसमाई केव.
MWASMAI, मौसमाई केव। तो उसमें टूरिस्ट अलाउड है, आप जाइए अंदर, पूरा केव बनते हुए देखिए, उसमें स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट सब आपको मिल जाएंगे। हाँ, वहां केव बन जाएगी। नहीं, वो तो फोल्डिंग माउंटेन में है ना यार, वो तो बन जाते हैं इम्पैक्ट से। ग्लेशियल केव है वो, पानी से बनी है। उसमें भी जो ड्रॉपलेट्स आ रही हैं वहां पे आइस के भी स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं, है ना। तो किसी माउंटेन में जाएंगे तो वहां पे आइस के स्पाइक्स होंगे, नीचे गिरेगा तो नीचे से बन जाएगा, ऊपर से गिरेगा तो ऊपर से बन जाएगा। ठीक है। मैंने ये बताया था, गंडीकोटा बताया था, मैंने बताया था उसके पास से भी केव मिली है। तो कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट में भी केव है, बहुत लंबी 125 किलोमीटर की केव है वो। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली लॉन्ग ऑल्सो। आज आप केव का एपिसोड जरूर देखिएगा। ये मैं डिक्टेट करा दूं आपको, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट, फिर पीछे वाला डायग्राम बना लीजिएगा, लिखिए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में। पहले लिख लीजिए स्टेलेक्टाइट, तो लिखिए कि एज द वाटर percolates, as the water percolates through the limestone rock strata, as the water percolates through the limestone rock strata, it dissolves a lot of salt in its journey. It dissolves a lot of salt in its journey. This water falls from the ceiling of the underground cave. This water falls from the ceiling of the underground cave. As the droplet breaks from the ceiling, as the droplet breaks from the ceiling due to change in pressure, as the droplet breaks from the ceiling due to change in pressure, some salt gets precipitated. Due to change in pressure, some salt gets precipitated on the ceiling. As the process continues, a vertical inverted cone is created. As the process continues, a vertical inverted cone is created. This is called a stalactite. This is called a stalactite. ठीक है, फिर लिखिए स्टेलेग्माइट। तो लिखिए as the droplets hits the surface of the cave, as the droplets hit the surface of the cave, they break. Due to this impact, some salt
gets precipitated due to this impact. Some salt gets precipitated on the surface. As the process continues, a vertical upright cone is created. As the process continues, a vertical upright cone is created from the surface. This is called a stalagmite. This is called a stalagmite. Eventually, both the structures, both कौन से, stalactite और stalagmite, ठीक है, eventually both the structures grow simultaneously. And touch each other, to form a continuous pillar, inside a cave. These pillars, अब देखो ये पिलर बन गया, तो पिलर बनने के बाद अब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा केव को, कोलैप्स होने से बचाएगा. तो these pillars provides strength to the cave. And prevents its collapse. ठीक है भाइयों. तो अब अगर ये सारे लैंडफॉर्म हम अपने मेन डायग्राम में ड्रॉ करें, तो केव की छत से निकल के जैसे इन्वर्टेड कोन्स बन रहे हैं, ये हो गए आपके स्टेलेक्टाइट्स. क्या हर स्टेलेक्टाइट के नीचे स्टेलेग्माइट होगा? क्यों नहीं जरूरी है? बिल्कुल सही बात है भाई. अगर रिवर में ड्रॉपलेट गिर गई तो रिवर के साथ चली जाएगी, अगर रिवर नहीं है तो बनेगा ही, है ना. तो नीचे की तरफ जो है वो स्टेलेग्माइट हो जाएंगे, वो स्टेलेक्टाइट्स हो जाएंगे, और कुछ जो टच हो गए वो पिलर्स बन जाएंगे. ठीक है, तो ये आपकी कास्ट केव बन जाएगी. अब अगर दूर से देखें, कवि की कल्पना, वन सेकेंड, दूर से जब हमने देखा सारे स्टेलेक्टाइट्स को, तो कवि को लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे स्टेज का कर्टेन हो. तो all the stalactites put together from the front are called curtain. उनको हम कलेक्टिवली कर्टन बोलते हैं. तो इतने बहुत हैं लैंडफॉर्म्स, कोई नया मिले तो आप लोग खुद ऐड कर लीजिएगा. वैसे तो इतने में काम हो जाना चाहिए. बढ़िया, अब सुकून से इसको ड्रॉ कर लीजिए. बिल्कुल. पोलिए, हा और या के बीच की साउंड रहती है. पोलिए ऐसे करके, रेख्याविक ऐसे वाला.
जैस्मीन यास्मीन बताया था ना मैंने, है बताया तो था, है उधर बताया था, अच्छा यहाँ नहीं बताया। कोई बात नहीं, क्या कर लिंग्विस्टिक्स, अब देर हो गई बताने के लिए। कुछ नई कहानी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि पुरानी वाली ही कहानियां बता रहा हूँ? पुरानी वाली बता रहा हूँ, नई बनानी पड़ेगी। एक नहीं बताई थी, कौन सी वाली? हाँ वो नई थी ना इसलिए। पांडिचेरी वाली, पांडिचेरी वाली का अलग से बताया, क्लास में कभी नहीं बताया यानी पांडिचेरी। हाँ हाँ तो अलग से बताई होगी, अलग से बात हुई होगी। सारा पैसा वसूल डायग्राम ही है भाई इस वाले क्वेश्चन में। अगर अब यूपीएससी ने एज्ड प्लेन पूछ लिया आपसे तो बता देंगे, है ना, एज्ड प्लेन के फीचर्स भी बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यार एज्ड प्लेन सिर्फ कार्स्ट में ही हो, जरूरी नहीं है, किसी और टाइप के रॉक फॉर्मेशन में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कार्स्ट में ही मिलेगा। हाँ वो तो एरोजन की वजह से, प्लेन तो एरोजन की वजह से बना है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया से। यार मैं तो स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट इसी ऑर्डर में निकलता है। तो मुझे तो ऐसे याद हो गया, मतलब। हाँ अच्छा ऐसा क्या? ओहो। अब इसका तो कुछ वो बनाना पड़ेगा। हाँ ये बढ़िया है यार, अब नहीं भूलेंगे। नाइस नाइस, वेरी गुड। ये मुझे दाया बाया नहीं समझ में आता था, दाया बाया में कंफ्यूजन रहता था, तो इसका एक बड़ा सही तरीका बताया। बोले कि साहब राइट हैंड से अगर इसको ऐसे बनाओ तो डी बनेगा, है? ये डी बन गया तो ये है दाया, और ये बी बन गया तो ये है बाया। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही जीनियस है यार। अच्छा, लेफ्ट राइट वाली तो दिक्कत नहीं रही, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को देखी है। तो एक दोस्त हुआ करते थे हमारे, वो गाड़ी में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर लेफ्ट लेना है, सर लेफ्ट लेना है, अरे सर लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेफ्ट। मैंने कहा अरे। हाँ हाँ, अरे स्टेलेक्ट तो दोनों में आ रहा है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। हाँ हाँ, स्टेलेक्टाइट हुआ ना, वो लेग नहीं है ऊपर वाला, स्टेलेक्ट है, का है, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट। ठीक है, इसके बाद आपके एक टाइप के लैंडफॉर्म्स बचते हैं जो मैं आपको बाद में कराऊंगा। क्लास नहीं खत्म हुई है, क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैं, बाद में कराऊंगा, मतलब बाद में कराऊंगा। इसलिए बाद में कराऊंगा क्योंकि मुझे उसके
दो ही लैंडफॉर्म याद है, अब मैं दो ही लैंडफॉर्म पढ़ाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं और खोज के लेके आऊंगा जिससे कि मैं आपको और पढ़ा सकूं। मैं बात कर रहा हूं पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म्स की। लेंसिंग और पिंगो विंगो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलें आगे, बन गया? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत औसम प्रदर्शन आप लोगों का। अब जो है एकदम काम की ही चीज पढ़ लेते हैं भाइयों। ये वो चीज है जो जिस पे सवाल जरूर आएगा। यहां से स्टार्ट होता है हमारा वो टॉपिक जो सिर्फ ऑप्शनल में है, जिसका जीएस से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो है थ्योरीज। ठीक है, तो इरोजन खत्म करने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट साइकिल्स ऑफ इरोजन। अलग अलग लोगों ने इरोजन की अलग अलग साइकिल दी, उसका अलग अलग नॉमेनक्लेचर दिया, और वो समझना हमारे लिए जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट अ नोट ऑन साइकिल ऑफ डेविस या साइकिल ऑफ इरोजन, तो उसमें हमको सीधे सीधे वही कॉपी पेस्ट करना है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक, और कॉपी पेस्ट के सिवा कुछ नहीं करना, अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना है, क्योंकि थ्योरी जिसने दी है उन्हीं के दिमाग को यूज करना है। बाद में हम उन्हें क्रिटिसाइज कर देंगे, वो आपकी मर्जी, आप जितना चाहें क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जब तक आप थ्योरी बताएंगे तब तक जो चचा ने बोला है वही बताएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी डायग्राम है। लोग एग्जाम में जाके डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को कॉपी करते हैं, लेकिन दिमाग घर छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि वो जो डायग्राम बना रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो बुक का डायग्राम है उसे सीधा सीधा कॉपी ना करें, क्योंकि आप कर भी नहीं सकते, कॉम्प्लिकेटेड है, बनेगा नहीं एग्जाम में। तो कॉपी गंदी करने से अच्छा है कि हम जो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं वो डायग्राम बना के, ठीक है। तो ब्रॉडली वी हैव गॉट 3 साइकिल्स ऑफ इरोजन इन आवर सिलेबस। ठीक है, एक साहब हैं डेविस साहब, विलियम मॉरिस डेविस, WM डेविस, उनकी साइकिल जो पहली साइकिल थी। उसके बाद आते हैं वॉल्टर पेंक, जो जर्मन ज्योग्राफर थे, उन्होंने डेविस को क्रिटिसाइज करते हुए साइकिल दी। और उसके बाद एक साहब आते हैं 1948 में, LC किंग, उन्होंने अपनी साइकिल दी जो डेजर्ट की साइकिल थी। ठीक है, ये 3 साइकिल्स हमारे सिलेबस में है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें सवाल क्या पूछे जा सकते हैं? तीनों ही साइकिल पे पहले तो ये पूछा जाएगा व्हाट, एक्सप्लेन द साइकिल। तो पेंक की साइकिल पूछी तो वो छाप दी हमने, डेविस पूछी तो वो छाप दी, एलसी की पूछी वो छाप दी। दिस विल बी एन इजी क्वेश्चन। उसके बाद इसके सब पार्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक है प्लेनेशन का। ठीक है, इन तीनों ही साइकिल का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एक प्लेन होगा। ठीक है, तो आपसे सवाल प्लेन के नाम से कर सकते हैं कि टेल द प्रोसेस ऑफ पेनिप्लेनेशन, टेल द प्रोसेस ऑफ पेडिप्लेनेशन, टेल द प्रोसेस ऑफ एंड्रम फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर वो पूछा तो भी हमको बतानी साइकिल ही है, लेकिन उसका फाइनल प्रोडक्ट पे फोकस करना है कि भाई इस प्रोसेस के थ्रू वो बना। तो प्लेनेशन में आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, किन चीजों को हाईलाइट करना है। ठीक है, लेकिन जब हम साइकिल पढ़ेंगे तभी हमको प्लेनेशन समझ में आ जाएगा। तो इवन दो वो दिया अलग से है, बट जब हम अलग से उसको देखेंगे तो इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं टाइम यहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा अच्छा खासा। टेक्निकल टर्म्स हमको ध्यान में रखते हैं, हर एक टेक्निकल टर्म पे 10-10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि सीधा सीधा दे दिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेडिप्लेन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉस्चुगन हेल्डेनहेड। ठीक है, तो वो दे दिया तो उस पर आपको 10-10 नंबर का लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको वो चीज पता है, आपने वो डायग्राम बनाया, उसके बारे में 4 लाइन लिख दी, 4 लाइन लिखने के बाद आप थ्योरी का कोई भी पार्ट उठा के उस पर चेप रहे हैं, वो कॉन्टेक्चुअल ही होगा। लेकिन वो जो 4 लाइन है कि व्हाट इज दैट, वो बना कैसे, वो दैट विल बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर चीज में हम 150 वर्ड नहीं लिख सकते, ये हमको मान के चलना है कि भाई अगर कोई चीज बहुत फैक्चुअल है कि भाई ये क्या है, मैं अगर आपसे कह दूं पॉट होल, पॉट होल पे तो फिर भी लिख दोगे, प्लंज पूल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लंज पूल, कैसे लिखोगे 150 वर्ड? भाई उतना सही है, प्लंज पूल, वाटरफॉल गिरा जमीन पे टकरा है, इंपैक्ट से गड्ढा हो गया, वो प्लंज पूल है। इतने में आपने बात कह दी। लेकिन अब 150 वर्ड लिखने तो आपको करना पड़ेगा कि इट इज अ ह्यूज लैंड फॉर्म, रिवर कम्स एंड इट फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ,
that is called a waterfall because it is falling from a great height. It has got high kinetic energy. It impacts the surface, and because of that it crumbles down and small pieces break from it. It cries ah and oh, and that's why a गड्ढा is भाई वो तो हमको खींचना है ना. So this is your art, that how you are using the language to stretch that thing into 100 words at least, or if it is asked in a very short note, then how to squeeze it. ठीक है, इसलिए आपको सटीक चीज पता होना जरूरी है.